नमस्ते। मानो फिजिक्स पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 की सीरीज में आज हम पहले चैप्टर के एग्जाम्पल्स की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है कि किसी धातु के गोले को 1 कूलाम आवेश से धनावेशित करने के लिए उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं किसी वस्तु को अगर धनावेशित करना है तो वहां पर हमें इलेक्ट्रॉनों को क्या करना होगा, उस वस्तु से निष्कासित करना होगा, यानी वहां पे हमें इलेक्ट्रॉनों की क्या करनी होगी, कमी। अब कितने इलेक्ट्रॉन हमें निष्कासित करने होंगे, इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशन की अगर हम इसकी बात करें तो जो हमारा क्वांटीकरण का सिद्धांत है, क्वांटीकरण सिद्धांत से हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश उत्पन्न होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, Q बराबर NE। ठीक है, यहां पे Q आवेश है, E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है और N निष्कासित या प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। धनावेशित करना है तो हमें इलेक्ट्रॉनों का क्या करना होगा, निष्कासन। तो हम क्या कह सकते हैं, Q का मान कितना है, 1 कूलाम, N का मान हमें ज्ञात करना है और E का आवेश जो है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो N बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये आप इसे लिख सकते हैं n बराबर 10⁻19 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻19 जो है वो +19 हो जाएगा 1.6। इससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आता है हमारे पास 6.25 इंटू 10⁻18। यानी किसी भी धातु के गोले को अगर आपको 1 कूलाम आवेश से धनावेशित करना है तो उस गोले से हमें 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन करना होगा। क्लियर? ठीक है। दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें हमसे पूछा गया है कि एक वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम, नैनो का मतलब है 10⁻⁻9 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तब वस्तु को कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं और उस वस्तु पर आवेश का मान कितना है और उसकी प्रकृति कितनी है। ठीक है, तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी वस्तु को आवेशित किया जा रहा है तो या तो उसे आप इलेक्ट्रॉन दोगे या उससे इलेक्ट्रॉन लोगे। ठीक है, अब अगर आप उसे इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तब उसके द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि। क्लियर है, और द्रव्यमान में होने वाली वृद्धि दिए गए इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के पूर्ण गुणज के रूप में होगी। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं सॉल्यूशन में कि यदि द्रव्यमान में वृद्धि डेल्टा m है तो डेल्टा m इज इक्वल्स टू होगा n दिए गए या उससे निष्कासित किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, तो यहां से हमारे पास n का मान कितना आ जाएगा, डेल्टा m अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेल्टा m है आपके पास 9.1 गुणा 10⁻⁻9 ग्राम और 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10⁻27 ग्राम। (9.1 गुणा 10⁻28 ग्राम। ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 9.1 से 9.1 कैंसिल हो गया और आपके पास n बराबर आ गया 10⁻19। यानी उस वस्तु को दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई है, 10⁻19। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन आप किस तरह से कर सकते हो, हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, n इंटू E। n का मान हमारे पास है तो
10 की घात 19 गुणा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 10 टू द पावर प्लस 19 से 10 टू द पावर माइनस 19 कैंसिल, तो Q बराबर हमारे पास आ गया 1.6 कूलम। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, और अगर दिए गए हैं तो ऋण आवेश होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो प्रकृति कैसी होगी? ऋणात्मक। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखिए, हमसे पूछा गया है कि एक कप यानी 250 ग्राम जल में कितनी मात्रा में धन या ऋण आवेश होंगे। तो सबसे पहले तो हम 250 ग्राम जल में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, जल का अणुभार कैपिटल M बराबर होता है 16 प्लस 2 यानी कि 18 ग्राम। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं, एक मोल जल हो गया 18 ग्राम, इसमें जो अणुओं की संख्या है वो अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। ठीक है, तो 250 ग्राम जल में अणु N बराबर कितने हो जाएंगे, M अपॉन कैपिटल M इंटू Na। ठीक है, ये आपने केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा। तो N बराबर 250 बट्टा 18 गुणा 6.02 गुणा 10 की घात 23। ये हमारे पास 250 ग्राम जो जल है उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या आ गई। अब देखिए H2O जल का सूत्र होता है, उस सूत्र के अकॉर्डिंग आप देखें तो इसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु जुड़ा होता है। तो ऑक्सीजन के एक परमाणु में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कितनी होती है, 8, और हाइड्रोजन के दो परमाणुओं में एक एक प्रोटॉन। तो कुल मिला के एक H2O अणु में 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन धनावेश को बताते हैं और इलेक्ट्रॉन ऋणावेश को बताते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा गया आवेश, तो हम क्या कह सकते हैं, चूंकि जल के एक अणु में धनावेश या ऋणावेश कितना होता है, 10 इलेक्ट्रॉन या 10 प्रोटॉन होते हैं, तो 10e 10e आवेश हो जाएगा। तो 250 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 250 ग्राम में आवेश बराबर हो जाएगा N इंटू 10e। N कितना है, 250 बट्टा 18 गुणा 6.02 गुणा 10 की घात 23 गुणा 10 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। ठीक है, इसे जब हम हल करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है अप्रोक्सीमेटली गुणा 10 की घात 7 कूलम। ठीक है, तो ये 250 ग्राम जल में उपस्थित धन या ऋणावेश की मात्रा। चौथा एग्जाम्पल हमारे पास है 1.4 उदाहरण। वो हमें क्या कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी 5.3 गुणा 10 की घात माइनस 11 मीटर है। तो इन यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में विद्युत आकर्षण बल ज्ञात कीजिए तथा इस विद्युत बल की तुलना करनी है हमें किससे, गुरुत्वाकर्षण बल से। ठीक है, इसके लिए देखो हमें क्या क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का आवेश समान होता है, प्रकृति विपरीत होती है। 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम इसका मान है। ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 केजी। सॉरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम
इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के मध्य विद्युत आकर्षण बल का परिकलन करते हैं। दोनों की प्रकृति विपरीत है तो बल विद्युत आकर्षण बल होगा। ठीक है, इसको हम Fe से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम जानते हैं कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो विद्युत बल है उसका परिमाण हम कूलाम के नियम से ज्ञात करते हैं, और वो क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, R का मान हमें दिया हुआ है, Q1 Q2 का मान सेम है, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 होल स्क्वायर। सोल्व करते हैं इसे। ठीक है, माइनस 19 माइनस 18 सॉरी माइनस 19 माइनस 19 माइनस 38, और यहां से ये 22 और 9 ये हो जाएगा 31। तो पावर जो है वो रह गई आपके पास 10 टू द पावर माइनस 7। फिर इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने पर हमारे पास जो सॉल्यूशन आ रहा है, इसका जो सॉल्यूशन से मान आ रहा है उसको हम सीधा लिख देते हैं। ये है हमारे पास 8.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 न्यूटन, 8.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 न्यूटन। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा उसका परिकलन हम न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से ज्ञात करेंगे, जिसके बारे में हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल F G is equals to G mass of proton मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन R स्क्वायर। तो Fg बराबर हमारे पास आ गया, G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। मास ऑफ प्रोटॉन हमें दिया हुआ है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, और ये है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 अपॉन 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करने पर हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो हम सीधे लिख देते हैं। ये मान हमारे पास आता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 47 न्यूटन। ठीक है, ये मान आ गया गुरुत्वाकर्षण बल का। अब अगर हम कंपैरिजन करें, ठीक है, Fe अपॉन एफ जी, Fe अपॉन एफ जी, ये मान हमारे पास है 8.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 47। ठीक है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 10 टू द पावर 39 टाइम। तो हम इस एग्जाम्पल का कोई वैसे सिग्निफिकेंस नहीं है, इस तरह का जो न्यूमेरिकल है वो पूछा नहीं जाता है। यहां पे हमें केवल ये देखना था कि दो समान दूरी पर स्थित आवेशित कणों, समान दूरी पर स्थित आवेशित कणों के बीच में लगने वाला, ठीक है, या आप कह सकते हो किसी दूरी पर स्थित आवेशित कणों के बीच में लगने वाला जो विद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अत्यधिक होता है। क्लियर है? इस न्यूमेरिकल का केवल और केवल ये सिग्निफिकेंस है कि गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल की जो प्रबलता और दुर्बलता है उनका कंपैरिजन करना। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे एग्जाम्पल 1.4 की। यहाँ पे हमें केवल और केवल इसकी कंपैरिजन देखना है
यहाँ पे न्यूमेरिकल यानी कि जो हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा है या इसकी जो कैलकुलेशन है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हमारा जो 1.5 एग्जाम्पल है, इसमें हमें कहा गया है कि दो समान आवेश के धनायन परस्पर 3.7 गुना 10 की घात -9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित होते हैं और इनके बीच की दूरी कितनी है, 5 एंगस्ट्रॉम। तो प्रश्न हमसे ये पूछा गया है कि प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इस आयन से कितने इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन किया गया है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले हम दोनों आवेशों का परिमाण याद करेंगे और फिर क्वांटीकरण सिद्धांत की सहायता से उनसे निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया गया है, जो बल है वो है 3.7 गुना 10 की घात -9 न्यूटन और आर जो कि दूरी है वो है 5 एंगस्ट्रॉम यानी कि 5 गुना 10 की घात -10 मीटर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि विद्युत बल जो है F बराबर कितना होता है, हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ Q1 बराबर Q2 बराबर Q है, अतः F का परिमाण रखें 3.7 गुना 10 की घात -9 बराबर K का मान हम जानते हैं 9 गुना 10 की घात 9, Q1 और Q2 Q स्क्वायर अपॉन R 5 गुना 10 की घात -10 स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि Q स्क्वायर बराबर 3.7 इंटू 10⁻⁹ इंटू 25 इंटू 10⁻⁻20 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹। सोल्व करें इसको थोड़ा सा, तो Q स्क्वायर बराबर 3.7 गुणा 25/9 गुणा घातें देखिए 10⁻⁹ 10⁻+9 ऊपर जाके -9 और 10⁻, टोटल कितनी हो जाएगी, देखो घातें जो है वो क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो यहाँ सभी ऋणात्मक घातें, तो ये टोटल घातें कितनी हो जाएगी 10⁻38। अब हम Q स्क्वायर का मान है, Q का मान हमें कैलकुलेट करना है, तो Q बराबर देखिए 25 का वर्गमूल 5 होता है, 9 का 3 होता है और 10⁻38 का हो जाएगा 10⁻19 और 3.7 का जो वर्गमूल है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 1.9 के और एग्जैक्ट वैल्यू जो है इसकी होती है 1.92। ठीक है, इसकी एक विधि होती है, वो आपने कक्षा 10 में पढ़ ली होगी, शायद नहीं पढ़ी है तो उसके बारे में भी अभी डिस्कस कर लेंगे। इंटू 10⁻⁹ कूलम, ये इसका मान आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं, तो Q बराबर 1.92, इसको अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 0.64 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻19 और ये वैल्यू हो जाती है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये हमारे पास Q का मान आ गया। तो अब हम जानते हैं Q बराबर होता है NE, तो N बराबर 3.2 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पे हमारे पास N की वैल्यू कितनी आ गई 2, अतः हम क्या कह सकते हैं कि दोनों आयनों से सामान्य अवस्था की तुलना में 2 इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, उदाहरण 1.6 में हमें कहा गया है कि निर्वात में स्थित 2 बिंदु आवेशों के मध्य 18 न्यूटन का बल कार्यरत है। अब यदि इन दोनों आवेशों के मध्य 1 mm मोटाई तथा 6 पैरा विद्युतांक यानी एप्सिलॉन r बराबर 6
कि एक कांच की पट्टिका रख दी जाए तो बल का मान कितना होगा। ठीक है, तो देखिए हमें क्या कहा गया है कि बल F नोट यानी निर्वात में जो बल है वो कितना है 18 न्यूटन। ठीक है, एप्सिलॉन R बराबर कितना है 6। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि हमें कहा गया 1 mm मोटाई, इस 1 mm मोटाई का यहाँ पे कोई मतलब नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों आवेशों के मध्य उपस्थित जो माध्यम है उसकी मोटाई पर बल का मान निर्भर नहीं करता है, केवल उसके पेरावैद्युतांक पर निर्भर करता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि F मीडियम बराबर कितना होता है F नोट अपॉन एप्सिलॉन R। F नोट का मान है 18 न्यूटन और एप्सिलॉन R का मान है 6, तो बल आ गया आपके पास 3 न्यूटन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि माध्यम की मोटाई का कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, माध्यम की मोटाई का प्रभाव जो है वो आप देखेंगे संधारित्र वाली जो टॉपिक आएगा तो वहां पे जो प्लेट रखोगे आप वहां उसकी मोटाई भी निर्भर करेगी समांतर प्लेट संधारित्र में। बल ज्ञात करने में जो प्लेट आपने रखी है, पट्टिका आपने रखी है, उसकी मोटाई कोई प्रभाव नहीं डालती है, केवल पेरावैद्युतांक। ठीक है, एग्जाम्पल 1.7 में हमें कहा गया है कि एक बिंदु आवेश Q1 जिसका परिमाण है 2 माइक्रोकुलाम, 2 मीटर, 1 मीटर जिसके निर्देशांक है, तथा एक अन्य आवेश Q2 जिसका परिमाण है -5 माइक्रोकुलाम, यानी इसकी प्रकृति ऋणात्मक है और 5 माइक्रोकुलाम इसका परिमाण है। इसके निर्देशांक है -2 मीटर, 4 मीटर। ठीक है, अब हमें पूछा गया है कि Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसे निर्देश तंत्र में किस तरह से ये स्थित है वो देखते हैं। 2 मीटर, 1 मीटर, यहां Q1 की स्थिति है और -2 मीटर, 4 मीटर यहां कहीं Q2 की स्थिति है। ठीक है, Q1 धनात्मक है और Q2 ऋणात्मक है। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा R1 स्थिति सदिश और ये होगा R2 स्थिति सदिश। ठीक है, Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया जो बल होगा वो आकर्षण प्रकृति का होगा, इसलिए इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ये बल होगा और Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल होगा। ठीक है, और हमें सबसे पहले हम यहां पे देख लेते हैं कि R1 सदिश निर्देशांक दिए गए हैं 2 मीटर, 1 मीटर, तो 2ik प्लस jk। ठीक है, मीटर में। R2 सदिश -5ik प्लस 2ik प्लस 4jk मीटर में। ठीक है, अब अगर हम यहां से देखें तो Q2 द्वारा Q1 पर आकर्षण प्रकृति का बल होगा और उसकी दिशा होगी Q1 से Q2 की ओर, तो इस सदिश को हम कहते हैं R12 सदिश। तो सदिश योग के त्रिभुज नियम से हम R12 सदिश का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो R12 सदिश का मान कितना आएगा R1 सदिश माइनस R2 सदिश। तो R1 सदिश है 2ik प्लस jk माइनस 2ik प्लस 4jk। तो 2ik माइनस माइनस प्लस 4ik प्लस jk माइनस 4jk, तो ये हो गया -3jk। तो ये आपके पास आ गया R12 सदिश। और R12 सदिश का परिमाण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 19 और ये होता है अंडर रूट 25 जो कि किसके इक्वल है 5 के। तो ये हमने यहाँ पे सदिशों की बात कर ली है। अब Q2 द्वारा
Q1 पर बल, ठीक है। इसे हम लिखते हैं F12 सदिश, सॉरी 1 पर 2 द्वारा लगाया गया है तो F12, ठीक है। F12 सदिश कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन R12 सदिश के परिमाण का स्क्वायर इंटू R12 सदिश के, या फिर हम इसे सदिश रूप में ये लिख सकते हैं। इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब सब मान रख देते हैं। तो k का मान होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 का मान है हमारे पास, अब यहां पे हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम सदिश रूप में इसका परिकलन कर रहे हैं तो Q1 और Q2 के केवल परिमाण हम यहां रखेंगे, चिन्ह नहीं रखेंगे। Q1 का मान है हमारे पास 2 माइक्रोकुलाम, यानी 2 गुणा 10 की घात माइनस 6, और फिर है 5 माइक्रोकुलाम, 5 गुणा 10 की घात माइनस 6, और R12 सदिश का परिमाण हमने कितना निकाला है, 5 मीटर, ठीक है। तो 5 क्यूब और सदिश जो कि कितना है 4i केप माइनस 3j केप। अब इसको हल करते हैं तो पावर देखिए 9 इंटू 2 इंटू 5, ये हो गया आपके 90 इंटू 10 टू दी पावर 9 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12 9 माइनस 3 अपॉन 125, ठीक है 125। अब इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 18 बाई 5 25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, 4i केप माइनस 3j केप न्यूटन, ठीक है। तो ये बात होगी हमारे एग्जाम्पल 1.7 की। एग्जाम्पल 1.8 जो है उसमें हमें कहा गया है कि 2 छोटे बिंदुवत गोले जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 200 ग्राम है, एक उभयनिष्ठ बिंदु से 2 कुचालक धागों जिनकी प्रत्येक की लंबाई 40 सेंटीमीटर है द्वारा लटकाए गए हैं। अब ये दोनों गोले आवेशित हैं और समान प्रकृति के आवेश से आवेशित है, तो हम जानते हैं इनके मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण, और ये किसी दूरी तक प्रतिकर्षित होंगे, ठीक है। क्योंकि इनके पास द्रव्यमान है तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब वे एक निश्चित दूरी पर जाके ठहर जाएंगे, उस अवस्था में ये क्या होंगे, साम्य अवस्था में। तो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। साम्य अवस्था का ही हम चित्र यहां बना रहे हैं। तो देखिए ये एक गोला जिस पर आवेश है Q, और ये दूसरा गोला जिस पर भी समान, एक दूसरा गोला जिस पर भी समान आवेश कितना है Q। साम्य अवस्था में इन दोनों के बीच की दूरी जिसे हम d से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है, और धागे की लंबाई को हम L द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। साम्य अवस्था में इस पे कौन कौन से बल लगेंगे उसको हम किसी एक गोले पे लगने वाले बलों की सहायता से, या बलों को प्रदर्शित, किसी एक गोले पे लगने वाले बलों को प्रदर्शित कर सकते हैं। रस्सी में तनाव होगा T, ठीक है। दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं, अतः Fe बल लगेगा इस पे, विद्युत बल, और द्रव्यमान की वजह से mg लगेगा इस पे, गुरुत्वीय बल, ठीक है। अब साम्य अवस्था में अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी होगा थीटा। इस स्थिति में जो धागे में उत्पन्न तनाव है उसके 2 घटक क्रमशः T cos थीटा mg को और T sin थीटा Fe को संतुलित करेगा। हम क्या कह रहे हैं, साम्य अवस्था में जो आपका घटक है T cos थीटा किसके इक्वल होगा, mg के, और जो T sin थीटा है वो किसके इक्वल होगा, Fe की, ठीक है। अब यहां से समीकरण 1 और 2 है,
अगर हम समीकरण 2 को 1 से विभाजित करें तो हम क्या कह सकते हैं, टी साइन थीटा अपॉन टी कोस थीटा यानी कि टेन थीटा बराबर होगा एफ ई अपॉन एम जी। ये साम्यावस्था की स्थिति हमारे पास आ गई है। अब हमें एफ ई का मान रखना है, एम जी का मान रखना है और टेन थीटा का मान रखना है। तो देखिए जो लंबाई एल है वो तो कितनी है 40 सेंटीमीटर और जो दूरी डी है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो ये बहुत ही अल्प मान हो गए, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, चूंकि एल तथा एल की तुलना में डी अल्प है, अतः थीटा अल्प होगा, थीटा अल्प होगा और अतः टेन थीटा बराबर हम क्या कह सकते हैं, क्या होगा, लगभग साइन थीटा के बराबर होगा। तो यहां अगर हम थीटा देखें तो ये है d/2 और ये है l। तो साइन थीटा का मान होता है, अगर ये थीटा है, ये सामने की भुजा लंब और ये कर्ण, तो साइन थीटा लगभग किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा के। और इसका मान कितना होता है, लंब बट्टा कर्ण, तो इसका मान आ जाएगा d/2 अपॉन l। ठीक है, तो टेन थीटा का मान हमारे पास यहां कितना आ गया है, d/2 का मान हो गया 2 सेंटीमीटर अपॉन l का मान हो गया 40 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपके पास 1/20। तो टेन थीटा का मान हमारे पास आ चुका है। तो अब हमें जो मान ज्ञात करना है वो क्यू का ज्ञात करना है। तो यहां हम देखेंगे कि जो एफ ई है वो कितना होगा, के, दोनों का परिमाण समान यानी क्यू स्क्वायर और बीच की दूरी डी स्क्वायर। ठीक है, और एम जी हमारे पास है, मान रखते हैं। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर बराबर एम जी टेन थीटा, यानी कि क्यू स्क्वायर बराबर आ गया आपके पास एम जी डी स्क्वायर टेन थीटा अपॉन के। तो अभी हम यहां से इनके मान रखना शुरू करते हैं। एम का मान है 200 ग्राम, यानी कि आप लिख सकते हो 0.2। तो क्यू बराबर अंडर रूट 0.2, जी का मान हम यहां ले रहे हैं 10, डी स्क्वायर, बीच की दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर यानी कि 16 10⁻⁻4 सेंटीमीटर को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, मीटर में, और इंटू 1/20 टेन थीटा की वैल्यू है, और नीचे मान बच गया हमारे पास के का। तो के का मान कितना होता है 9 × 10⁹। ठीक है, अब इससे हल करते हैं। तो देखिए 220 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Q बराबर कितना आएगा, यहां से अगर आप देखें तो ये 2 हो गया, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और पावर हमारे पास यहाँ पे 10 हो जाएगी, कैंसिल, यहां रह गया आपके पास 16/9, 16/9 का अंडर रूट आ जाएगा 4/3 और पावर है हमारे पास 10⁻⁻14, तो उसका वर्गमूल आ जाएगा -7। Q बराबर आ गया 4/3 × 10⁻⁷ कूलम। क्लियर है? तो ये बात होगी हमारे एग्जाम्पल 1.8 की। एग्जाम्पल 1.9 में हमसे कहा गया है कि 9e तथा 4e परिमाण के बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर एक अन्य आवेश Q को कहां रखा जाए कि वह आवेश संतुलन अवस्था में रहे, यानी उस आवेश पे लगने वाला परिणामी बल क्या हो, 0। ठीक है, तो देखिए 9e और 4e ये दो आवेश हैं और इनके बीच की दूरी है r। तो देखिए दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, तो अगर हम किसी आवेश को इनके मध्य रखते हैं
चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, किसी भी दूरी पर। तो देखते हैं कि दोनों के कारण उस पर लगने वाला बल विपरीत दिशा में है या एक ही दिशा में है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे धनावेश रखते हैं, 9e और 4e दोनों धनावेश है। अगर हम यहाँ पे धनावेश रखते हैं तो 9e के कारण उस पर बल की दिशा क्या होगी, 4e की ओर, और 4e के कारण उस पर बल की दिशा किधर होगी, 9e की ओर। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों समान प्रकृति के आवेशों के मध्य अगर आप कोई आवेश रखते हो, जैसे धनावेश रख के हमने देखा, तो उस पर दोनों आवेशों के कारण बल की दिशा क्या है, विपरीत दिशा में, यानी उसका परिणामी शून्य हो सकता है। अगर हम दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश लेते और फिर यहां कोई आवेश रखते तो हम देखते कि दोनों पर बल की दिशा एक ही है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में रखने पर कहीं भी किसी आवेश पर परिणामी बल शून्य नहीं हो सकता था। लेकिन इस प्रॉब्लम में हमारे पास दोनों आवेशों की प्रकृति कैसी है, धनावेश है या समान प्रकृति है। तो अगर आप यहाँ पे क्यों आवेश रखते हो तो 9e के कारण उसकी दिशा 4e की ओर होगी और 4e के कारण उसकी दिशा 9e की ओर होगी। दोनों विपरीत दिशा में है तो उसका परिणामी मान क्या हो सकता है, शून्य। तो माना कि हमने 9e से x दूरी पर आवेश q को रखा है जहां वो क्या है, संतुलन अवस्था में। ठीक है, तो 9e के कारण q पर बल हम कह सकते हैं साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में। अब देखिए हमने 9e से x दूरी पर जब q को रखा है तो वह संतुलन अवस्था में है, साम्य अवस्था में। इसका मतलब ये है कि 9e के कारण q पर लगने वाला बल 4e द्वारा q पर लगाए गए बल के परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, इसके द्वारा लगाया गया बल है F1 और 4e के द्वारा लगाया गया बल है F2। तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, F2। तो F1 है 9e द्वारा लगाया गया बल जो कि कितना होता है, K Q1 Q2 अपॉन बीच की दूरी कितनी है, x स्क्वायर। ठीक है, अब ये अगर x दूरी पर है तो 4e से इसकी दूरी कितनी रहेगी, r माइनस x। ठीक है, तो इसके द्वारा लगाया गया बल कितना है, F2, वो किसके बराबर हो जाए, K Q1 4e Q अपॉन r माइनस x का होल स्क्वायर, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए k से k कैंसिल आउट, e से e कैंसिल आउट, q से q कैंसिल आउट, बच गया क्या हमारे पास 9 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो r माइनस एक्स के होल स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 4 अपॉन 9। अब दोनों पक्षों का क्या कर ले, वर्गमूल। वर्गमूल लेने पे हमारे पास क्या आएगा, r माइनस एक्स बट्टा एक्स बराबर 4 का 2 और 9 का 3, 2 बट्टा 3। वज्र गुणन द्वारा हल करें तो 3r माइनस 3x बराबर 2x, तो 3r बराबर 5x और x बराबर 3/5r। यानी 9e से 3/5r दूरी पर, और अगर 4e से हम देखना चाहें तो वो होगा 2/5r दूरी पर। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 1.9। एग्जाम्पल 1.10 में हमें कहा गया है कि कैपिटल Q परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु पर Q परिमाण का आवेश रखा जाता है। इस आवेश का परिमाण व प्रकृति क्या हो कि निकाय अधिकतम संतुलन अवस्था में रहे। अब देखिए निकाय की संतुलन अवस्था के लिए आवश्यक क्या है कि उस निकाय में स्थित सभी आवेशों पर लगने वाले जो बल हैं वो क्या हो, शून्य। तो हमें क्या कहा गया है कि कैपिटल Q परिमाण का एक बल बिंदु A पर रखा है और इससे r दूरी पर बिंदु B पर समान परिमाण का एक अन्य आवेश
स्थित है। इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर O पर हमने एक Q परिमाण का आवेश रख दिया है। ठीक है, हमें बताना है कि इसका परिमाण क्या हो कि ये संपूर्ण निकाय क्या रहे, साम्य अवस्था में। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, समान परिमाण के आवेशों के मध्य बिंदु पर अगर आपने कोई आवेश रख दिया है जिनकी प्रकृति भी कैसी है, समान, तो उस आवेश पर तो परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य ही हो जाएगा, क्योंकि सममित है, दोनों आवेशों के सममित है, दोनों का परिमाण समान है, दोनों की प्रकृति समान है, तो क्यों पर कोई बल नहीं लगेगा, ये चाहे किसी भी परिमाण का हो। ठीक है, अब हमें एक आवेश और इस आवेश के कारण, यानी कि दोनों में से किसी भी एक आवेश पर परिणामी बल अगर हम शून्य कर दें तो निकाय क्या हो जाएगा, साम्य अवस्था में। क्यों, क्योंकि सममित है। अगर B पर स्थित आवेश Q पर परिणामी बल शून्य है इन दोनों के कारण, तो इन दोनों के कारण A पर स्थित Q पर भी परिणामी बल क्या होगा, शून्य। क्यों, क्योंकि सममित है। ठीक है, तो Q पर परिणामी बल शून्य है, तो उसके बारे में हमें कोई चर्चा नहीं करनी। अब A या B पर स्थित दोनों आवेशों में से किसी एक पर हमें परिणामी बल क्या करना है, शून्य। उससे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ये दूरी है r/2 और ये दूरी भी है r/2। तो अब हम बिंदु B पर स्थित जो हमारा Q परिमाण का आवेश है उस पर परिणामी बल शून्य करते हैं। तो देखो, Q और Q दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं, तो बिंदु A पर स्थित आवेश के कारण B पर स्थित आवेश पे लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, बाहर की ओर, और इस बल को हमने लिख दिया है FAC। ठीक है, अब इस पर परिणामी बल शून्य हो, इसके लिए आवश्यक है कि O पर स्थित आवेश द्वारा Q पर लगाए गए बल की दिशा किधर हो, FA के विपरीत। तो इसकी दिशा FO इस दिशा में होगी, और ये कब संभव है, जब इसकी प्रकृति कैसी हो, ऋणात्मक। ठीक है, तो जो हमारा एक क्वेश्चन था कि प्रकृति कैसी हो, उसका रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। क्योंकि समान परिमाण के जो आवेश हैं, समान प्रकृति के जो आवेश हैं Q और Q, तो Q द्वारा Q पर लगाया गया बल तो क्या होगा, प्रतिकर्षण का होगा, दिशा बाहर की ओर होगी। तो इस Q द्वारा इस पे लगाए गए बल की दिशा परिणामी बल शून्य होने के लिए आवश्यक रूप से क्या होनी चाहिए, अंदर की ओर, यानी कि आकर्षण का बल होना चाहिए। और वो कब संभव है, जब इसकी प्रकृति कैसी हो, ऋणात्मक। क्लियर। ठीक है, ये बात क्लियर हो चुकी है। अब साम्य अवस्था में जो FA बल है उसका परिमाण FO के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हल करते हैं। FA का मान K यानी कि Q स्क्वायर अपॉन दूरी कितनी है, कैपिटल स्मॉल r स्क्वायर, FO Q अपॉन दूरी कितनी है, r/2 का होल स्क्वायर। K से K कैंसिल, Q से एक Q कैंसिल, और यहां पे कितना है, Q बराबर कैपिटल Q r स्क्वायर बाई 4 अपॉन r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो Q बराबर कितना आ गया, Q/4। ये इसका परिमाण है। प्रकृति हम पहले ही देख चुके हैं कि कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव, तो हम इसमें माइनस लगा सकते हैं। ठीक है, ये बात होगी एग्जाम्पल 1.10 की। एग्जाम्पल 1.11 में हमें कहा गया है कि 2 माइक्रोकुलाम परिमाण के 4 समान आवेश x पर 0, 2, 4, 8 सेंटीमीटर पर स्थित है। तो जो 2 सेंटीमीटर पर स्थित आवेश है उस पर परिणामी बल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, ये हमारे पास x अक्ष है, ये स्थिति है हमारी 0, 2, 4 और 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हमने A, इसको B, इसको C और इसको D द्वारा प्रदर्शित किया। तो सबसे पहले A द्वारा B पर बल
समान परिमाण के हैं, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है, समान प्रकृति के हैं, प्रतिकर्षण होगा। तो एफ ए द्वारा बी पर बल एफ बी ए बराबर कितना होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और दिशा आई के, ठीक है। अब सी द्वारा बी पर बल एफ बी सी बराबर होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन, दूरी वही 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, 0 से 2 के बीच में भी 2 सेंटीमीटर है, तो 2 से 4 के बीच में भी 2 सेंटीमीटर है, आर स्क्वायर, और इसकी दिशा किधर होगी, माइनस आई के, क्लियर। और डी द्वारा बी पर बल एफ बी डी बराबर के क्यू स्क्वायर। अब देखिए ए से बी की दूरी 2 सेंटीमीटर है और बी से डी की दूरी 6 सेंटीमीटर है, यानी कि इनके बीच की दूरी की तिगुनी, यानी 3 आर स्क्वायर, और इसकी दिशा भी है माइनस आई की, क्लियर। तो परिणामी बल एफ बी बराबर एफ बी ए प्लस एफ, वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं इनको, बी सी एफ बी डी, तो ये है के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आई के प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस आई के प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 3 आर स्क्वायर माइनस आई के क्यू स्क्वायर अपॉन आई के और के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस आई के कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एफ बी बराबर हमारे पास कितना होगा, के मान रखते हैं, के का मान 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू स्क्वायर 2 माइक्रोकुलाम है, यानी 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 होल स्क्वायर अपॉन 2 सेंटीमीटर को 3 से गुणा करना है, 6 गुणा 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर, और दिशा है माइनस आई की। हल करते हैं, 946 9 इंटू 4, ये हो जाएगा 9 इंटू 4 अपॉन 36 इंटू 10 टू द पावर 9 है, और माइनस 12, और फिर नीचे से आपके पास आ जाएगा -4 + 4, ठीक है, और माइनस आई के इसकी दिशा है। 9 इंटू 4 36 से 36 कैंसिल आउट, और एफ बी यानी 2 सेंटीमीटर पर स्थित आवेश पर परिणामी बल हो गया आपके पास -10 आई के न्यूटन, 10 टू द पावर 13 माइनस 12 यानी कि 10, तो -10 न्यूटन, जिसकी दिशा है आई के। एग्जाम्पल 1.12 में हमें कहा गया है कि 4 क्यू परिमाण के आवेश एक ए भुजा के वर्ग के चारों कोनों पर स्थित है, तो किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण परिणामी बल ज्ञात कीजिए। तो हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से कि ये एक ए भुजा का वर्ग है, ठीक है, जिसकी भुजा ए है और इसके चारों कोनों पर आवेश क्यू स्थित है, ठीक है। तो हम इसमें से किसी भी एक पर ले लेते हैं, तो हमने इस आवेश को चुना है, तो इस आवेश क्यू के कारण इस पे बल की दिशा होगी इस दिशा में, ठीक है, इसके कारण बल की दिशा होगी इस दिशा में, और इस आवेश के कारण बल की दिशा होगी इस दिशा में। ये दूरी ए है, ये दूरी भी
ए है और ये दूरी ए और ए, तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट यानी कि √2a। ठीक है, अब देखो इन दोनों बलों को अगर हम इसे F1 कहें, इसे F2 कहें, तो ये दोनों बल जो हैं परिमाण में समान हैं लेकिन दिशा इनकी अलग अलग है, और इसको हम कह सकते हैं F3। ठीक है, तो यहां हमें थोड़ा सा समझना होगा कि F1 और F2 90 डिग्री पे हैं, तो इन दोनों का जो परिणामी आएगा वो F3 के दिशा में ही होगा। तो हम इसको हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले F1 बराबर F2, यानी हम यहां पे बात कर रहे हैं केवल परिमाण। कितना होगा? K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, अब F1 और F2 का जो परिणामी होगा यानी कि F12 सदिश, वो होगा √2 F1 या F2। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पे है, और 90 डिग्री पर जब दो समान परिमाण के सदिश जुड़ते हैं तो उनका परिणामी हो जाता है √2 गुना। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, अब F3 जो है, और इसकी दिशा की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे केवल परिमाण की बात कर रहे हैं, और F3 का भी परिमाण ही दे रहे हैं, वो होगा KQ स्क्वायर अपॉन √2a होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया F3 बराबर KQ स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ठीक है, और परिणामी जो है F3 की दिशा में F12 है, तो F बराबर F3 प्लस F13। ठीक है, तो सॉरी 12, तो ये हो गया आपके पास KQ स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस √2 KQ स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो आपके पास KQ स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कॉमन आ गया, और अगर आप 2a स्क्वायर कॉमन लेना चाहें तो 2 भी ले सकते हैं। यहाँ पे बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा 2√2। तो ये आ गया आपके पास परिणामी बल का मान। ठीक है, तो इसमें हमें जो हमने कक्षा 11 में सदिश योग के नियम पढ़े हैं उनका थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसमें जो आपका फॉर्मूला है R इज अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, उसका काफी यूज होता है। और एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, तो वो जो हमारे डायरेक्ट आंसर्स होते हैं कि भाई 90 डिग्री पे कितना होगा, 60 डिग्री पे कितना होगा, 120 डिग्री पे कितना होगा, उनका भी हमें इसमें विशेष ध्यान रखना होता है। ठीक है, उदाहरण 1.13 में हमें कहा गया है कि 4 माइक्रोकुलाम परिमाण के अनंत आवेश x पर क्रमशः 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, 16 मीटर, 32 मीटर इस तरह से स्थित है। इन आवेशों के कारण मूल बिंदु पर रखे 1 कूलाम आवेश पर लगने वाले बल का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करें। तो मूल बिंदु पर 1 कूलाम का आवेश है, 1 मीटर पर 4 माइक्रोकुलाम, 2 मीटर पर 4 माइक्रोकुलाम, 4 मीटर पर 4 माइक्रोकुलाम और 8 मीटर पर 4 माइक्रोकुलाम इस तरह से स्थित है। तो हम जानते हैं कि इन सभी जितने भी आवेश हैं वो धनात्मक रेखा की ओर स्थित है। तो इन सबके कारण मूल बिंदु पर रखे आवेश पर, जिसकी प्रकृति इन्हीं आवेशों के समान है, तो बल की दिशा जो है वो किधर होगी? ऋणात्मक दिशा में। ठीक है, ऋणात्मक x की ओर यानी -i के दिशा में। तो सभी की एक ही दिशा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनका बीजगणितीय योग कर सकते हैं, क्योंकि दिशा सबकी क्या है? समान है। क्लियर? तो एक एक करके हम इनको जोड़ना प्रारंभ करें। तो F बराबर 1 मीटर पर स्थित आवेश के कारण कितना होगा? K Q, इसका मान हमने मान लिया Q0, ये Q0 है,
और ये Q अपॉन 1 स्क्वायर प्लस K Q नॉट अपॉन 2 स्क्वायर प्लस K Q नॉट अपॉन 4 स्क्वायर, और इन सब की दिशा जो है वो कैसी है, माइनस आई। कॉमन इसमें से K Q नॉट आ जाएगा, तो F बराबर K Q नॉट 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64 अनंत तक है, और दिशा है माइनस आई की। तो अब यहां हम देख सकते हैं कि ये एक अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी बन गई है, जिसका प्रथम पद है, ये क्या है, अनंत गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है, जहां a बराबर 1 और r बराबर है 1/4, ठीक है। तो हम जानते हैं चूंकि s अनंत बराबर a/1 माइनस r, तो f बराबर k कितना है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, q है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, q नॉट है 1, और s अनंत आपके पास आ गया 1/1 माइनस 1/4, ये आ गया 4/3, ठीक है। तो सॉल्व करें तो 4/3 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 3, माइनस 6 कैंसिल आउट हो गया, और दिशा है माइनस आई के। हल करते हैं, 16 इंटू 3 48, तो ये आ गया आपके पास 48, यहाँ पे आंसर यहाँ लिख रहा हूं मैं, F बराबर आ गया 48 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन माइनस आई की दिशा, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में हमें क्या कहा गया है कि तेल की एक बूंद पर 12 इलेक्ट्रॉनों के समान आवेश उपस्थित है, तथा यह जो बूंद है वो 2.55 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में संतुलन अवस्था में रहती है। यदि तेल का घनत्व 1.26 गुणा 10⁻³ kg/m³ है, तो बूंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए, हम यहाँ समझ सकते हैं कि जो बूंद है उस पर लगने वाले जो बल हैं, जो बल हैं वो परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होंगे। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि अगर हमारे पास ये कोई बूंद है, ठीक है, तो और अगर इसका द्रव्यमान m है, तो जो भार होगा इसका वो सदैव नीचे की ओर लगेगा, और कितना होगा, mg, ठीक है। अब इस बल को संतुलित करने के लिए कोई भी जो बल होगा, इस बल को संतुलित करने के लिए वो सदैव कैसा होना चाहिए, ऊपर की ओर लगने वाला, ठीक है। तो यहाँ कौन सा बल लग सकता है, क्योंकि ये जो बूंद है वो कैसी है, आवेशित, तो यहाँ पे स्थिर विद्युत बल लग सकता है, ठीक है। तो स्थिर विद्युत बल जो है वो किधर होगा, ऊपर की ओर, F बराबर QE, ये इसका परिमाण होगा, ठीक है। अब देखिए, हमें क्या कहा गया है कि इस पे इलेक्ट्रॉनों के समान आवेश है, यानी कैसा है, ऋणात्मक प्रकृति का, और अगर ऋणात्मक प्रकृति का आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या होगा, विपरीत दिशा में लगेगा। तो बल ऊपर की ओर लग रहा है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, नीचे की ओर, ये E की दिशा हो गई हमारे पास, ठीक है। अब साम्य अवस्था में क्या होगा, साम्य अवस्था में जो भार है वो स्थिर विद्युत बल के बराबर होगा, तो mg इज इक्वल्स टू QE, ठीक है। अब देखिए, यहां पे हमें द्रव्यमान नहीं दिया गया है, घनत्व दिया गया है, लेकिन बूंद है, बूंद कैसी होती है, ठोस गोले के समान। तो हम जानते हैं कि
m बराबर क्या होता है, घनत्व गुणा आयतन, और आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो मान रख देते हैं, तथा Q आवेश का मान कितना है 12 इलेक्ट्रॉनों के समान, यानी कि Q बराबर n, तो Q बराबर 12 E मान रखें। तो रो 4/3 पाई r क्यूब G इज इक्वल्स टू 12E इंटू E। ठीक है, यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास R का मान क्या आता है, R जो कि क्या है बूंद की त्रिज्या, बराबर 12E कैपिटल E 3/4 हो गया, 3/4 पाई रो और G। ठीक है, तो R बराबर हमारे पास, और इसका क्या क्यूब रूट यानी कि घनमूल। तो मान रखते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, 3 हो गया, तो 9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻16। ई का मान हमें दिया हुआ है 2.55 गुणा 10⁻4 अपॉन 3.14 गुणा 1.26 गुणा 10⁻3 और गुणा G, जिसका मान होता है 9.8। ठीक है, अब अगर हम इसे हल करें, 12E 4/3 ठीक है, इसे जब हम हल करते हैं तो R बराबर हमारे पास मान जो है वो आता है 10⁻3 है, 10⁻3 हो जाएगी यहाँ पे 19, 10⁻4 कैंसिल, हल करने में हमारे पास मान आता है 9.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, 9.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, ये बात होगी हमारे एग्जाम्पल 1.14 की। अगले उदाहरण के रूप में हम उदाहरण 1.16 को हल कर रहे हैं। जो उदाहरण 1.15 है उसको हम एज ए टॉपिक अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में हमें क्या कहा गया है कि एक आवेश जिसका परिमाण है 5 गुणा 10⁻⁻4 कूलाम पर किसी बिंदु पर जब उस आवेश को रखा जाता है तो वह 2.25 न्यूटन बल का अनुभव करता है। तो हमें उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कहते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में बल F बराबर होता है Q इंटू E। ठीक है, अतः E बराबर क्या होगा F अपॉन Q। तो E बराबर F का मान हमें कितना दिया गया है 2.25 डिवाइड बाई 5 गुणा 10⁻⁻4। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो E बराबर हमारे पास मान आ जाएगा 4 करते हैं इसको, तो 4.5 इंटू 10⁻3। देखो ये जो पावर है वो ऊपर जाके कितनी हो जाएगी 10⁻4, और 10⁻4 में से 22.5 में 4.5 टाइम्स डिवाइडेशन हो जाएगा और बच जाएगा 10⁻3 न्यूटन प्रति कूलम। अगले उदाहरण
1.17 में हमें कहा गया है कि 10 की घात -8 कूलाम परिमाण के दो बिंदु धन आवेश क्रमशः 0.1 मीटर, 0 यानी कि x बराबर 0.1 और y बराबर 0 तथा x बराबर -0.1 मीटर, y बराबर 0 पर स्थित हैं, तो इन दोनों आवेशों के कारण हमें निम्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का परिकलन करना है, वहां पे दिशा सहित हमें इनका मान बताना है। तो सबसे पहला जो हमें पूछा गया वो है मूल बिंदु। तो देखिए अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें तो -0.1, 0, 0, और 0.1, 0, ये तीन यहां दोनों जगह समान परिमाण के आवेश स्थित हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि दो समान परिमाण और प्रकृति के आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है? 0। क्यों? क्योंकि परिभाषा से अगर हम देखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? यहाँ स्थित एकांक आवेश पे लगने वाला बल, तो यहाँ स्थित धनात्मक आवेश के कारण बल की दिशा होगी धनात्मक x की ओर और इसके कारण होगी ऋणात्मक x की ओर। तो दोनों बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होंगे, तो वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अतः यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 0। तो हमारा जो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है उसका आंसर क्या है? 0। क्यों? क्योंकि दोनों आवेश समान प्रकृति और समान परिमाण के हैं, तो उन दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। क्लियर है? ठीक है। दूसरे सेक्शन में हमसे पूछा गया है कि जो बिंदु है वो है आपका यहां 0.2, 0। ठीक है, तो हम जानते हैं कि दोनों आवेशों के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो अध्यारोपण के सिद्धांत की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। यहाँ हमारे पास 10⁻⁸ कूलाम है, यहाँ हमारे पास 10⁻⁸ कूलाम है और यहाँ हमें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है। तो हम E 0.2, 0 बराबर कितना होगा? सबसे पहले हम इस आवेश के कारण इसको ज्ञात करना चाहें तो ये दूरी कितनी रह जाएगी? 0.1 मीटर, और इस आवेश से ये दूरी कितनी होगी? 0.3 मीटर। तो हम जानते हैं दोनों ही आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? धनात्मक x की तरफ। तो हम क्या कह सकते हैं? तो ये जो सदिश होगा वो हमारे पास होगा k, यानी कि k q अपॉन दूरी कितनी है? 0.3 स्क्वायर। ठीक है, और दिशा क्या है? आई के प्लस के क्यू अपॉन ये दूरी कितनी है? 0.1 स्क्वायर और दिशा क्या है? आई के। तो मान रखें 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 0.3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 0.1 स्क्वायर आई के। ठीक है, तो यहां से 9 कॉमन आ गया, 9 इंटू 10 यानी कि 90 कॉमन आ गया यहाँ पे। यहाँ हमारे पास बचा है 0.09, 1 अपॉन 0.3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.09, और यहाँ 0.01 आई के। एलसीएम ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.09, तो 90 यहां से 1 प्लस 9 अपॉन 0.09। ठीक है, आई के। तो ये हो गया हमारे पास 90 इंटू 10 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁻2 आई के न्यूटन प्रति कूलाम। इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 10
टू द पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, ये कौन सा बिंदु है? 0.2 मीटर कॉमा y बराबर 0। ठीक है, तो ये दोनों स्थितियों पे मूल बिंदु पे हमने देखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, x बराबर 0.2 y बराबर 0 पर होगी 10 टू द पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम, और दिशा इसकी होगी धनात्मक x, यानी कि i कैप एकांक सदिश की दिशा में। क्लियर है? इसके बाद जो हमारा तीसरा इसमें पूछा गया, तीसरी स्थिति जो हमें दी गई है, उसके लिए हम परिकलन करें तो वो देखिए किस तरह से होगा। देखिए, ये है आपका -0.1, 0, ये है 0,0 और ये है 0.1,0, और जो बिंदु हमें दिया गया है वो है 0,0.1, यानी कि y एक्स पर। अब हम जानते हैं कि यहाँ उपस्थित क्यों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इस दिशा में, और इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इस दिशा में। इन दोनों के जो क्षैतिज घटक हैं, इसका परिमाण भी E, इसका परिमाण भी E, दोनों के क्षैतिज घटक जो होंगे, अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा और ये कोण भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये भी 0.1 मीटर है, ये भी 0.1 मीटर है, ये भी 0.1 मीटर है, तो ये कोण भी थीटा होगा, और अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। तो दोनों के जो क्षैतिज घटक हैं वो एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त, और जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, जो परिणामी होगा उसकी दिशा किस दिशा में होगी? y एक्स के अनुदिश। तो हम क्या कह सकते हैं, इस बिंदु को हम कह रहे हैं E सदिश 0,0.1। ठीक है, इस स्थिति के लिए है, और यहां इसका मान होगा 2e sin थीटा। अब देखिए, ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो थीटा बराबर कितना होगा? 45 डिग्री। तो आप कह सकते हो ये वैल्यू होगी 2e, और sin 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2, यानी कि √2। क्लियर? तो इसका मान देखते हैं, और दिशा होगी इसकी JK। ठीक है, √2 k का मान कितना होगा? ये दूरी कितनी है यहां से यहां तक की, उसका भी परिकलन कर लिए 0.1 0.1, तो ये हो जाएगी आपके पास √2 टाइम्स, अगर ये दूरी, इस दूरी को हम a से डिनोट करें तो √2a, यानी कि 2a²। ठीक है, 0.1 के रूप में लिख देंगे। 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर -8 अपॉन 2a², तो 2a कितना? 0.1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास √2 इंटू 90 अपॉन 2, और 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 2, यानी आ गया आपके पास 45√2 इंटू 10 टू द पावर 2 न्यूटन पर कूलाम, और दिशा रहेगी J। क्लियर है? तो ये बात हो गई हमारे तीसरी स्थिति के लिए भी। उदाहरण 1.18 में हमें कहा गया है कि NaCl अणु में Na+ आयन तथा Cl- आयन के मध्य की दूरी 1.28 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, तो अणु के द्विध्रुव आघूर्ण का परिकलन कीजिए। हमें पता है कि द्विध्रुव आघूर्ण के लिए हमें आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल करना होता है। तो सबसे पहले हमें चाहिए Q, आवेश कितना है। तो यहां देखिए, Na+ आयन पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और Cl- आयन पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। इसका मतलब
कि दोनों आयनों पर उपस्थित आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के समान है। इसका मतलब Q बराबर है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब बात आती है दूरी की। तो 2a, दूरी को हम किससे लिखते हैं? 2a से। उसका मान है 1.28 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम को हम लिखते हैं 1.28 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर है? अब द्विध्रुव आघूर्ण, P बराबर Q इंटू 2a। तो P बराबर Q का मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसका मान है 1.28 इंटू 10⁻⁻10। तो 1.6 को या 1.28 को 1.6 से मल्टीप्लाई करें तो इसका मान होता है 2.048 और 10⁻⁻19 माइनस 10 10⁻⁻29 कूलाम इंटू मीटर। ये बात हो गई NaCl अणु के द्विध्रुव आघूर्ण के मान। क्लियर? अगले उदाहरण के रूप में हम बात कर रहे हैं उदाहरण 1.19 की, जिसमें हमें कहा गया है कि 5 माइक्रोकूलाम तथा -5 माइक्रोकूलाम परिमाण के दो बिंदु आवेश परस्पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इसका मतलब ये निकाय एक द्विध्रुव का निर्माण कर रहा है। तो इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से 0.30 मीटर दूरी पर इसकी अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि Q कितना है। Q बराबर है आपके पास 5 माइक्रोकूलाम और 2a बराबर है 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये है 5 × 10⁻⁻6 कूलाम और ये है 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, अब हम पहले बात कर लेते हैं द्विध्रुव आघूर्ण P की। वो होता है Q इंटू 2a, जो कि कितना हो जाएगा 5 × 10⁻⁻6 × 10⁻2 यानी 5 × 10⁻8 कूलाम मीटर। अब जो दूरी R है वो कितनी है 0.30 मीटर, जो कि, और यहां हम कह सकते हैं कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो? अतः सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अक्षीय स्थिति में। अगर ये कंडीशन हमारे पास है तो अक्षीय स्थिति में E अक्षीय बराबर होता है 2kp/r³। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन दूरी कितनी है 0.30 यानी कि 3 × 10⁻⁻1 क्यूब। ठीक है, हल करें इसे तो ये हो जाएगा 10 इंटू द पावर, ये आ जाएगा आपके पास 9/27 इंटू 9/27 इंटू 10⁻9 यहाँ है, 6 यहाँ है और -3 नीचे से आ जाएगा, तो 6 10⁻6 हो गया। और इसको आप लिख सकते हो 1/3, तो आप इसे लिख सकते हो 3.33। एक मिनट, यहाँ पे एक पावर हो आएगी 7 हो जाएगी। 3.33 इंटू 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, और बात आती है अक्षीय निरक्षीय। तो E निरक्षीय बराबर होता है kp/r³।
तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -8, यहाँ पे हमने 6 लिख दिया था, सॉरी 8 है, तो पावर 2 कम हो जाएगी, तो 6 की जगह 4 -8 अपॉन 27 इंटू 10 टू द पावर -3। ये आ गया आपके पास 5/3 इंटू 10 टू द पावर 5/3 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, और इसको हल करने पे आ जाएगा ये 1.667 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर है? तो ये बात होगी उदाहरण 1.19 की। अगले उदाहरण के रूप में हम बात कर रहे हैं कि ±1000 माइक्रोकूलम परिमाण के दो आवेश परस्पर 2 मिलीमीटर दूरी पर स्थित हैं, और इस प्रकार ये किसका निर्माण करते हैं? एक विद्युत विध्रुव का। अगर इस विद्युत विध्रुव को 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर रखा जाए तो कितना बलाघूर्ण इस पर कार्यरत होगा? तो सबसे पहले हमें दिया गया है Q बराबर कितना है? 1000 माइक्रोकूलम, यानी 10⁻³ कूलम। ठीक है, 1000 × 10⁻⁶ यानी 10⁻³ कूलम। दूरी कितनी है? 2a बराबर है हमारे पास 2 mm, यानी कि 2 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर कितना हो जाएगा? Q इंटू 2a यानी 10⁻³ गुणा 2 × 10⁻³ यानी 2 × 10⁻⁶ कूलम मीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें कितनी दी गई है? E बराबर दिया है 15 × 10⁻⁴। ठीक है, और थीटा बराबर है 30 डिग्री। हम जानते हैं कि टॉ बराबर होता है PE sin थीटा, तो टॉ बराबर P 2 × 10⁻⁶ गुणा 15 × 10⁻⁴ और साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो हम क्या कह सकते हैं? टॉ बराबर 2 × 10⁻⁻⁶ गुणा 15 × 10⁻⁴ गुणा 1/2। 2 से 2 कैंसिल, तो टॉ बराबर 1.5 × 10⁻⁻⁻1, या आप इसे कह सकते हो टॉ बराबर 0.15 न्यूटन मीटर।